27 अगस्त 2022 को शाम के समय वैशाली बलसारा अपने पति से यह कहकर घर से निकली थी कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रही है और उसे कुछ काम भी है, इसलिए वह थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इस पर पति हरीश बलसारा ने भी वैशाली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैशाली एक सिंगर थी, तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए उसे कई लोगों से मिलना होता था। और फिर शाम 6:45 पर वैशाली अपनी कार से निकल गई। लेकिन जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी वैशाली घर नहीं लौटी, तो हरीश बलसारा ने अपनी पत्नी वैशाली को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद हरीश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को भी फ़ोन किए, लेकिन वैशाली के बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। अब हरीश को वैशाली की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हरीश ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वैशाली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत तलाश करने पर भी न तो उसे वैशाली मिली और न ही वैशाली ने उसका फ़ोन उठाया। हरीश ने सोचा कि शायद वैशाली किसी काम में बिजी हो और हो सकता है वह देर रात तक घर लौट आए। यही सोचकर हरीश वापस अपने घर लौट आए और वैशाली का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते सारी रात बीत गई, लेकिन वैशाली अपने घर नहीं लौटी। इसके बाद सुबह होते ही हरीश बलसारा सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर बलसाड़ पुलिस भी तुरंत वैशाली की तलाश में जुट गई। उसे तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई। पुलिस को भी वैशाली कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर उसी दिन यानी 28 अगस्त 2022 को शाम के समय बलसाड़ शहर के बाहरी इलाके में ही नदी किनारे एक व्यक्ति टहल रहा था, और जब वह व्यक्ति मेन रोड से हटकर दूसरी सड़क पर आया तो उस व्यक्ति को वहां उस रोड पर नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। वह गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी। इसके बाद वह व्यक्ति गाड़ी के थोड़ा पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां उस कार के अंदर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि यह इलाका भी बलसाड़ पुलिस के अंतर्गत ही आता था। इसलिए बलसाड़ पुलिस की एक टीम मौकाए वारदात पर पहुंचती है। लेकिन कार की और उस लाश की हालत को देखकर पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कत्ल का है, क्योंकि उस लाश की गर्दन पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से उस लाश को कार में ठूंस कर रखा गया था, वह प्राकृतिक मौत के मामले में नहीं हो सकता। इसके अलावा कार की चाबी और उस महिला के फ़ोन जैसी कई चीज़ें गायब थीं। लेकिन इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करना जरूरी था। लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन सुबह ही हरीश बलसारा ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरीश ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले हरीश को ही फ़ोन किया और पहाड़ी में नदी के किनारे मिली उस लाश की पहचान करने के लिए उसे मौकाए वारदात पर बुलाया। उससे पुलिस ने कहा कि हमें पहाड़ी इलाके में नदी किनारे एक बलेनो कार में किसी महिला का शव मिला है, इसलिए आप जल्दी से घटना स्थल पर पहुंचकर उसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह लाश आपकी पत्नी की ही हो। इतना सुनते ही हरीश भागता हुआ मौकाए वारदात पर पहुंचता है।
अपनी पत्नी की कार और उसकी लाश को देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा। और अब यह बात तो साफ हो गई थी कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हरेश की पत्नी वैशाली बलसारा ही है। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी पत्नी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। जहां वैशाली एक मशहूर गरबा सिंगर थी, तो वहीं उसका पति हरेश भी एक मशहूर गिटारिस्ट था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस इलाके में सुनसान जगह पर उसकी कार के अंदर उसकी जान किसने ली। आखिर वैशाली से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या यह कोई रिश्तों के दांव पेंच का अंजाम था, या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद, या फिर कुछ और? इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उसके पति हरेश से पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस मामले में हरेश से पूछताछ करने पर पुलिस को ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने भी पुलिस को सिर्फ इतना ही बताया था कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वह कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में वैशाली ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। इसलिए उसे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वैशाली अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में किसके साथ थी। इधर पुलिस को हरेश के बयान और उसके बातचीत करने के अंदाज से इस बात का एहसास हो चुका था कि हरेश उनसे कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआती पूछताछ के बाद ही वैशाली के पति हरेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, यानी अब वह शक के दायरे से बाहर हो चुका था। लेकिन ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती यह थी कि आखिर वैशाली के कातिलों तक कैसे पहुंचा जाए। जांच को आगे बढ़ाने के लिए वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाईं, जिन्हें उनके हिस्सों का काम सौंप दिया गया। पुलिस ने सबसे पहले वैशाली के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही वैशाली के घर से लेकर मौकाए वारदात वाली जगह तक उस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया, और इस कोशिश में 2 सुराग भी पुलिस के हाथ लगे। पहला ये, पुलिस ने वैशाली की कॉल डिटेल में पाया कि वैशाली ने अपने घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद किसी बबीता कौशिक नाम की महिला से बात की थी। और दूसरा यह कि मौकाए वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में भी 27 अगस्त की शाम को बबीता कौशिक ही कई जगह पर नजर आई थी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रही थीं। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि बबीता कौशिक वैशाली की बहुत अच्छी दोस्त थीं। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए बबीता को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन अब पुलिस के सामने प्रॉब्लम यह थी कि जो बबीता शक के घेरे में थी, दरअसल वह खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन उससे पूछताछ करनी भी जरूरी थी। इसलिए पुलिस ने एक मेडिकल अफसर को बुलाकर उसकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले सबूतों के साथ साथ
उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी लग रहा था कि इस कत्ल में बबीता का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। लेकिन पुलिस के लिए सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था। और जब ऐसे ही पुलिस ने बबीता से सवाल पूछ जवाब करना शुरू किया तो इस कत्ल में एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। पूछताछ के दौरान बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के बाहरी इलाके की ओर जाने की बात से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी वहां की सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो शाम के समय बाहरी इलाके की ओर गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने दोस्त वैशाली से भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता को परखने और उससे उसकी ही बातों में फंसाने के लिए एक और चाल चली। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने तुरंत कहा कि हाँ, उस दिन वैशाली अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। इसके बाद पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई जिसका इस मामले से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि बबीता तो पहले ही इस मामले से बचना चाहती थी। इसलिए बबीता ने उस अनजान व्यक्ति की फ़ोटो को देखकर कहा कि हाँ, मैंने उस दिन वैशाली के साथ इस व्यक्ति को देखा था। और इससे साफ हो गया था कि बबीता अब भी झूठ बोल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बबीता का सच्चाई से सामना करवाया और उसे बताया कि इस तरह झूठ बोलकर वह खुद ही अपनी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बबीता वैशाली के साथ देखने की बात कह रही थी वह व्यक्ति तो वैशाली को जानता तक नहीं है। इसके बाद थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर बबीता ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन 9 महीने की गर्भवती बबीता, जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, वह माँ बनने वाली थी, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने अपने ही दोस्त वैशाली को कत्ल करने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेले ही अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में उसके साथ कोई और व्यक्ति भी शामिल जरूर था। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वह व्यक्ति कौन हो सकता था, और फिर इसका जवाब भी पुलिस को जल्द ही मिल गया। दरअसल इस घटना के करीब 1 साल पहले वैशाली और बबीता की मुलाकात किसी फंक्शन के दौरान हुई थी। उन दोनों ने नंबर चेंज किए और फिर वे दोनों फ़ोन पर बातें करने लगी। इसी तरह बात करते करते उन दोनों में दोस्ती हो गई। वैशाली और बबीता की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब भी बबीता को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वह वैशाली से पैसे मांग लेती थी और वैशाली उसकी मदद भी कर देती थी, यानी बबीता को पैसे दे देती थी। और अब बबीता किसी न किसी बहाने वैशाली से पैसे उधार मांगती ही रहती थी। और फिर थोड़े ही वक्त में वैशाली ने टोटल 25 लाख रुपए बबीता को उधार दे दिए। पर अब वैशाली अपने 25 लाख रुपए वापस मांग रही थी, लेकिन बबीता वह रुपए नहीं लौटाना चाहती थी, जिसकी वजह से बबीता को बहुत टेंशन होने लगी थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वह वैशाली का कर्ज उतार सके, लेकिन फिर भी उसने वैशाली से कह दिया था कि वह इतनी बड़ी रकम एक बार में तो नहीं दे सकती, मगर फिर भी वह थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज उतार देगी। वैशाली इस बात को भी मान गई, लेकिन असल में तो बबीता वह रुपए लौटाना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उधार के उन 25 लाख रुपयों के चलते ही अब उन दोनों के रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगी थी
और जब बबीता पर वैशाली ने पैसे चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो इस पर बबीता ने सोचा कि क्यों न वैशाली को ही रास्ते से हटा दिया जाए। बबीता उस समय फेसबुक पर भी एक्टिव रहती थी और फेसबुक पर उसके ढेर सारे फैंस भी थे, जिनमें से कुछ के साथ वह अक्सर चैटिंग भी करती थी। इसी बीच बबीता ने अपने कुछ फेसबुक फ्रेंड को भरोसे में लेकर उन्हें भी यह कहानी सुनाई और उनसे कहा कि वह अपनी दोस्त वैशाली से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसकी इन्हीं फेसबुक फ्रेंड में से एक सुपारी किलर भी था, जिसका नाम था सुखविंदर सिंह भाटी। वह पंजाब का रहने वाला था। वह दोनों पिछले कई सालों से फेसबुक फ्रेंड थे। बबीता ने वैशाली को रास्ते से हटाने के लिए सुखविंदर से बात की। सुखविंदर सिंह वैशाली की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए सुखविंदर ने बबीता से 10 लाख रुपए की मांग की। बबीता ने उसके साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया और फिर 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो गई, क्योंकि सुखविंदर भी ये काम अकेला नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त त्रिलोक सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। इधर वैशाली भी बबीता की अच्छी दोस्त थी। वैशाली उस पर बहुत भरोसा करती थी। बबीता जब भी वैशाली को कहीं बुलाती तो वह बिना कुछ सोचे समझे बबीता के पास पहुंच जाती थी। 27 अगस्त की शाम को भी बबीता ने वैशाली को फ़ोन किया। उसने वैशाली को उधार दिए गए रुपए वापस लौटाने का झांसा दिया। इसके बाद तयशुदा प्लान के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स बलसाड़ के पहाड़ी इलाके में खाली पड़ी एक गारमेंट फैक्ट्री में पहुंचते हैं। बबीता अपने स्कूटी से आई थी, लेकिन प्लान के अनुसार उसने अपनी स्कूटी को वारदात वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पार्क कर दिया था। बबीता वहां से ऑटो में बैठकर खाली पड़ी गारमेंट फैक्ट्री में पहुंच गई। उसने वैशाली को भी पहाड़ी इलाके की उसी गारमेंट फैक्ट्री में बुला लिया। बबीता का फ़ोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में पहुंच गई। वहां पर बबीता पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद बबीता वैशाली की कार में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करती रही। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए भी लेकर आई थी। उसने वो रुपए वैशाली को दिए और कहा कि इन्हें एक बार चेक कर लो। वैशाली पैसे गिनने लगी, लेकिन तभी वह दोनों सुपारी किलर वहां आकर खड़े हो गए। बबीता ने उन दोनों सुपारी किलर्स को अपना कजिन बताकर वैशाली की कार में बैठा लिया, लेकिन कार के अंदर आते ही उन दोनों ने पहले तो क्लोरोफार्म सुंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने लाश को उठाकर पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर सबूत मिटाने के इरादे से वैशाली की कार में ही उसकी लाश को लेकर नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर वो लोग कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आई थी और यह रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर उनकी राय के अनुसार कातिलों को दे दिए थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने बबीता को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही पुलिस ने पंजाब से एक सुपारी किलर सुखविंदर को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश से भी छुपा रखी थी। यानी वैशाली ने अपने पति को कभी भी इस बात की भनक नहीं लगने दी
कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दे रखी है। उसका पति हरेश तो यह भी नहीं जानता था कि आखिर वैशाली के पास इतना पैसा कहाँ से आया था। और तो और वारदात वाले दिन भी जब बबीता ने वैशाली को फ़ोन करके रुपए चुकाने के लिए बुलाया था, तब भी वैशाली ने अपने पति को यह नहीं बताया था कि वह अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही है। और यही वजह थी कि वैशाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते समय हरेश ने भी 25 लाख रुपए जैसी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। अगर वैशाली के फ़ोन की कॉल डिटेल्स में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती, और अगर उस दिन बबीता फैक्ट्री की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई होती, तो शायद वैशाली का बबीता को दिया हुआ 25 लाख रुपए कर्ज का राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता। लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और अपने ही दोस्त के साथ गद्दारी की यह कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में पड़ गया था। पुलिस को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो इस कत्ल में शामिल रहे और भी आरोपियों पर वैशाली के खिलाफ साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे आरोपों के तहत अभी भी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलती रहे। धन्यवाद।